हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ऑन 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिल्कुल शानदार ऑब्जेक्टिव, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव है प्रकाश का परावर्तन। तो देखेंगे कि अगर प्रकाश के परावर्तन से अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा प्रश्न में तो 100% यही छपेगा। इससे जुड़ा हुआ हम आपको और ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, आपको क्लास को पूरा देखना है। इससे जुड़ा हुआ 10 ऑब्जेक्टिव कम से कम और हम आपको डील करेंगे एक्सप्लेन करने के दौरान। तो आप क्लास में बने रहिए और इस तरह के लगातार ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। आप वीडियो को लगातार शेयर करते रहें और लोगों तक इसको पहुंचाते रहें और उनको लाभ पहुंचाइए। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। ठीक है, समतल दर्पण आपको पता होगा इस तरह से ये प्लेन मिरर जिसका सतह प्लेन होता है, नाम ही है समतल इसका। तो देखते हैं कि इसमें हम लोग पढ़े थे इमेज बनने फॉर्मेशन में कि जितना बड़ा इसमें वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा। बनाने का तरीका है डिटेल क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक बनाएगा और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। इसमें प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी बराबर होती है। अगर विशेषता में आपको सुन के लिखना है तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो क्या वास्तविक बनाता है? जी नहीं, वास्तविक नहीं बनाता है। आभासी और सीधा, आभासी मतलब वही काल्पनिक, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा आभासी और सीधा। वास्तविक और सीधा हो ही नहीं सकता है क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। दूसरी बात, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? आपका दूसरा प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे। किरणों के समूह को कहा जाता है किरण पुंज, प्रकाश पुंज या ए और बी दोनों। सही आंसर ए और बी दोनों। ध्यान रहे, ऐसे प्रश्न में आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है ना। कभी कभी 2 ऑप्शन सही रहते हैं, कभी इनमें से कोई सही नहीं रहता है। तो आप जल्दीबाज नहीं करेंगे कि ये नहीं कि पहला किरण पुंज देखे और लगा दिए कि बताया गया था किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो सावधानी से पढ़ेंगे तो इसका आंसर ए भी है, बी भी है और सी ऑप्शन में है ए और बी दोनों। किरण पुंज देखिए क्या होता है ना। किरण पुंज क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं वो भी आपको जानना है। किरण पुंज आपका 3 प्रकार का होता है ना। एक होता है अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज में आप क्या जानेंगे कि इसमें देखेंगे ना, कहीं प्रकाश स्रोत से किरण बहुत सारा आकर के एक बिंदु पर अभिसरित हो गया यानी जमा हो गया, तो वो हो गया अभिसारी किरण पुंज। एक किरण पुंज होता है अपसारी, जिसमें एक पॉइंट से निकलेगा और चारों दिशाओं में इस तरह से फैल जाएगा, तो ये अपसारी किरण पुंज हो गया। एक किरण पुंज आपका होता है समांतर, जो समांतर इस तरह से चलेगा। स्ट्रेट रेखा में किरण तो सरल रेखा में चलती ही हैं। तो ये 3 तरह के आपका किरण पुंज होगा। तो अगर पूछ दे किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं तो 3, अभिसारी, अपसारी, समांतर, तीनों का डिफाइन आपको लिखा गया है ना। समझ भी गए होंगे उम्मीद है फिगर से। उसके बाद है आपका एक प्रश्न, प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम। बहुत शानदार प्रश्न, बिल्कुल चैप्टर का नाम ही इस पर है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो इसमें हम लोग पढ़े हैं कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ने के बाद या चिकनी सतह पर पड़ने के बाद विशेष नियम के अनुसार वापस लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ऑफलाइन क्लास में मजा तब आता है जब विद्यार्थी से आप पूछो लास्ट में कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं, तो बोलेगा आपतित किरण, परावर्तित किरण। कई सुनने को मिलते हैं इस तरह के, लेकिन वो नहीं है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम कौन कौन से हैं? 2 नियम होते हैं, निश्चित है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक ही सतह पर होता है। और दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। अगर आप समझना चाहेंगे यहाँ फिगर से तो आप देखिए, इस तरह से अगर आप एक समतल दर्पण लिए हैं, समतल दर्पण अच्छा प्रवर्तक चांदी का चांदी माना जाता है, तो ये चांदी से इधर पीछे पेंट किया हुआ रहता है। कभी कभी ये भी पूछे तो आप बताएंगे। तो इस तरह से आने वाला किरण है और ये इस तरह से लंब है इस पे। तो ये आने वाला किरण आपतित किरण और ये इधर से ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है यही कोण हो गया आपतन कोण। और परावर्तित किरण और लंब के बीच जो कोण बनता है ये हो गया आपका परावर्तन कोण। देखिए तीनों एक सतह पर है और आपतन कोण और ये परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। ऑब्जेक्टिव में इस तरह के प्रश्न पूछता है, ध्यान दीजिएगा आप कि कभी कभी दे देगा कि आपतन कोण 60 डिग्री है, तो आप बताओ निम्नलिखित में इसका परावर्तन कोण कितना होगा। तो हम लोग पता किए हैं कि अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60। अगर ये 30 डिग्री आपको दे करके आपतन कोण और परावर्तन कोण पूछता है कितना होगा, तो वो भी होगा
30, क्योंकि आपतन कोण प्रवर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ से पता चला प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, बिल्कुल 2 नियम है बी ऑप्शन में, इसको ध्यान रखेंगे आप। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? दर्पण की चौड़ाई की जहाँ तक बात है तो आप देखेंगे दर्पण की चौड़ाई, दर्पण को आपको फिगर पता होगा कि गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण 2 प्रकार का है ना। एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण अगर आपसे पूछे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अगर किसी दर्पण को इस तरह से, ये गोलीय दर्पण है, गोला से बना है ना, तो अगर इसको हम बाहर से पेंट कर दें या परावर्तक सतह अगर अंदर की ओर धंसा हुआ है तो ये दर्पण आपका हो गया अवतल दर्पण। अगर इसी दर्पण को हम अंदर से पेंट कर दें और इसका परावर्तक सतह अगर उभरा हुआ रहेगा, परावर्तक सतह किधर, जिधर से हम लोग देखते हैं वही है उसका परावर्तक सतह। तो यहाँ देखेंगे आप कि ये जो है आपका ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। अब इसमें कुछ इसके पार्ट्स होते हैं, जैसे ये बीच वाला भाग दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ये इसका मुख्य अक्ष है। इसके समांतर अगर कोई किरण जाती है तो यहाँ से प्रवर्तित हो जाएगी, पेंट किया हुआ है, और जहाँ से ये पार करेगी ये दर्पण का कहलाता है मुख्य फोकस। अब सही बात को ध्यान देंगे, ये दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है, तो जो गोले का केंद्र होगा वही इस दर्पण का केंद्र होगा, जिसे हम लोग कहेंगे वक्रता केंद्र। इसे क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र, इसे कहेंगे मुख्य फोकस। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे, और ये मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच जो दूरी होगा इसे हम लोग फोकस दूरी कहेंगे। आप सुन करके ध्यान रखेंगे क्या है, ये वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या और ये आपका फोकस दूरी। और ये जो दर्पण का चौड़ाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यही दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फोकस नहीं, फोकस आप देख चुके हैं क्या है, ध्रुव देख चुके हैं क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा द्वारक। सभी कुछ इसमें आपको हम बता दिए। इसमें देखिए इधर जितना दूरी मापा जाता है सब वो ऋणात्मक होता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार, और इधर जो माना जाएगा वो सब ही होगा धनात्मक। तो एक केस और है कि उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, जबकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो ऋणात्मक होता है ना। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फिर दर्पण की चौड़ाई क्या कहते हो गया, अवतल दर्पण में सीधा और वास्तविक, ये सीधा और आभासी, सीधा और आभासी प्रतिबिंब 2 प्रकार का, वास्तविक और काल्पनिक या आभासी। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा है ना, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो यहाँ देखिए और क्या है, प्रतिबिंब का बात आ गया तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब कटती हुई प्रतीत होती है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ये सब बात आप सुन करके ध्यान रखेंगे। आप पूरा क्लास सुनेंगे, पूरा प्रकाश का परावर्तन आपका रिवीजन आज करवाने वाले हैं। तो अवतल दर्पण में सीधा और आभासी, देखिए बहुत सारा जगह है इसमें, आप वस्तु को रख सकते हैं अनंत में, प्रतिबिंब बनेगा F पर। अगर वस्तु को आप रखेंगे C पर तो प्रतिबिंब भी बनेगा C पर। अगर वस्तु को आप रखेंगे F पर, प्रतिबिंब बनेगा अनंत में। और अगर आपने अवतल दर्पण में वस्तु को रख दिया P और F के बीच, प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, और वो बनेगा कैसा, आभासी और वस्तु से बड़ा। और अवतल दर्पण में यही एक पोजीशन है जहाँ पे आपको काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, नहीं तो अवतल दर्पण में बाकी जगह पे रखेंगे तो वास्तविक बनेगा। एक प्रश्न ये पूछता है कौन सा दर्पण केवल काल्पनिक बनाता है, हमेशा कहीं रखो, तो वो है आपका उत्तल। आप कौन सा दर्पण है कि दोनों प्रतिबिंब बनाता है, तो वो है आपका अवतल। क्योंकि देख रहे हैं यहाँ रखेंगे, अगर इधर कोई पोजीशन हुआ इसके अलावे तो बनेगा हमेशा वास्तविक, जैसे P और F के बीच आएगा बनेगा आभासी। तो अवतल दर्पण दोनों प्रतिबिंब बनाता है, तो ये बात को आप ध्यान रखना है। तो इसमें पोजीशन F पर नहीं होगा, F और C पर नहीं होगा, C पर नहीं होगा, F पर नहीं होगा, तो आपका सही आंसर है P और F के बीच कहीं कहीं लिखा रहेगा, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। P मतलब ध्रुव और F मतलब मुख्य फोकस। बहुत अच्छा। अब देखेंगे दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, यानी दाढ़ी बनाने में जो
दर्पण इस्तेमाल होता है सैलून में, वहाँ पे कौन सा दर्पण रहता है? तो उसमें रहता है आपका अवतल दर्पण, है ना। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में, फिर आपका डॉक्टर द्वारा नाक कान गले की जांच में, फिर होता है आपका इसका उपयोग सोलर कुकर में, इसके अलावा इसका उपयोग होता है सर्च लाइट में, है ना। इसका उपयोग होता है सर्च लाइट में, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। फिर एक दर्पण होता है उत्तल, तो उत्तल दर्पण का भी दो महत्वपूर्ण उपयोग, एक है वाहन के साइड मिरर में, वाहन के साइड मिरर में, और दूसरा जो स्ट्रीट लाइट लगाता है ना, उसका जो प्रवर्तक सतह रहता है वो रहता है आपका उत्तल दर्पण। इस तरह के पोल में देखोगे आप लाइट यहाँ पे ऐसे, इस तरह का लाइट यहाँ पर लगा हुआ रहता है ऐसे निकल करके, तो ये आसपास फैलाता है, ये ना, इसे अपसारी दर्पण भी उत्तल को कहते हैं कि दूर तक फैला देगा लाइट। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इससे जुड़ा हुआ और प्रश्न भी हम आपको बता दिए, आप इसको पूरा देखिए और नोट्स बनाइए और साथ साथ सुन करके भी याद रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।